नमस्कार दगड़ियों, मैं न्यूज़ ट्यूबर मुकेश आप सभी का देवभूमि समाचार में स्वागत करता हूं। मैं हाजिर हुआ हूं उत्तराखंड की खबरों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं कोरोना अपडेट्स। उत्तराखंड में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। गुरुवार को सूबे में कोरोना संक्रमण के 14 नए मामले सामने आए। इसमें बागेश्वर के 4, उत्तरकाशी के 3, हरिद्वार के 2, ऊधम सिंह नगर के 2, नैनीताल में 2 और अल्मोड़ा में 1 की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। प्रदेश में अब तक 146 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 54 लोग ठीक भी हुए हैं। और वहीं दूसरी खबर के अनुसार कुमाऊं मंडल में 10 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। गुरुवार को कोरोना के 10 नए संक्रमित कुमाऊं मंडल में मिले, जिसमें सर्वाधिक 4 बागेश्वर में, 3 नैनीताल जिले, 2 ऊधम सिंह नगर और 1 अल्मोड़ा जिले का है। बागेश्वर में मिले संक्रमित गाजियाबाद और दिल्ली से आए हैं। ऊधम सिंह नगर में 1 जसपुर व 1 काशीपुर का युवक है, दोनों बाहर से आए थे। अब बागेश्वर जिले में 6, नैनीताल में 28, ऊधम सिंह नगर में 29 और अल्मोड़ा में 4 संक्रमित अब तक मिल चुके हैं। वहीं कुमाऊं मंडल में कुल संक्रमितों की संख्या 67 हो गई है। वहीं मंडल के 2 जिले पिथौरागढ़ और चंपावत अब तक कोरोना मुक्त हैं। और वहीं अगली खबर के अनुसार जनपद पौड़ी की यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र में विधायक रितु खंडूरी को लेकर सियासत गर्मा गई है। विपक्षी आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने दिल्ली से यहां आकर लॉकडाउन का उल्लंघन किया है। विधायक ने कहा कि ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं। यमकेश्वर की भाजपा विधायक को लेकर क्षेत्र में सियासत उस वक्त गर्मा गई जब उन्होंने क्षेत्र भ्रमण कर कोरोना वॉरियर्स सम्मान समारोह, पुलिस और प्रशासन के साथ बैठक सहित पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। जिला पंचायत सदस्य क्रांति कपरवान, पूर्व जिला पंचायत सदस्य मीरा रतोड़ी सहित विरोधी पक्ष के लोगों ने सोशल मीडिया पर यह मामला उठाया। और वहीं एक खबर के अनुसार राजकीय शिक्षक संघ की प्रांतीय कार्यकारिणी भंग कर दी गई है। संघ के संविधान का हवाला देते हुए शिक्षा निदेशक ने इस बाबत आदेश जारी किए। निदेशक ने यह भी स्पष्ट किया कि कार्यकारिणी के चुनाव के लिए अधिवेशन कोरोना वायरस से फैली महामारी की स्थिति सामान्य होने पर ही हो पाए। बता दें कि राजकीय शिक्षा संघ में चल रही गुटबाजी के चलते संघ विवादों में चल रहा था। संघ में चल रहे अंतर कलह के चलते संघ के महामंत्री सोहन सिंह माझीला ने संघ को भंग करने के जल्द अधिवेशन आयोजित करने की सिफारिश की। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इसमें कई फैसले लिए गए। कैबिनेट के 14 निर्णयों की जानकारी शासकीय प्रवक्ता व काबीना मंत्री मदन कौशिक ने दी। तो इस प्रकार से हैं कोविड-19 से संबंधित बॉर्डर पर क्वारंटीन किए जाने संबंधी उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में होने वाले व्यवस्थागत संस्थागत समस्या की जानकारी उच्च न्यायालय को दी जाएगी। 15वें राज्य वित्त आयोग के अनुदान धनराशि का निकायों में वितरण दरों में परिवर्तन किया गया है। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत में 35, 30 और 35 को बदलकर क्रमशः 75, 10 और 15 किया गया है। कुल 852 करोड़ रुपए की धनराशि में से 575 करोड़ रुपए पंचायती राज, 283 करोड़ शहरी निकाय को दिया जाएगा। उत्तराखंड जोत चकबंदी नियमावली 2020 को मंजूरी दी गई है। इसके अंतर्गत नाम, परिभाषा, नोटिस भेजना, अधिसूचना जारी करना इत्यादि को स्पष्ट किया गया है। पेयजल संस्थान के प्रबंध निदेशक पद की चयन प्रक्रिया में वार्षिक प्रविष्टि के लिए समय सीमा 8 वर्ष की जगह 5 वर्ष की गई है। मदिरा दुकानों के बंद रहने की अवधि में फुटकर अनुज्ञापी के पिछले वित्त वर्ष मार्च माह में 10 दिन के नुकसान 34 करोड़ एवं 1 अप्रैल से 3 मई के बीच 195 करोड़ रुपए का भार सरकार वहन करेगी। मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना लागू की गई। इसके अंतर्गत केंद्र सरकार के बीच फंड के गैप की भरपाई राज्य सरकार करेगी। बीज क्रय के लिए अन्य निगमों के अतिरिक्त कृषि विश्वविद्यालय, पंतनगर, टिहरी, भरसार विश्वविद्यालय एवं ICAR के लिए अनुमति दी गई। राज्य वन्य जीव अवैध शिकार अपराध रोकथाम के लिए 14 पदों का सृजन किया गया। यह पद विभागीय पद होगा। स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सकों के लिए बिना अवकाश 5 वर्ष की अनुपस्थिति पर सेवा समाप्त की जाएगी। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग में लोक सेवा आयोग के माध्यम से सूचना अधिकारी के पद पर हिंदी विषय की अनिवार्यता समाप्त की गई। सार्वजनिक वाहन व्यवसायों के
परमिट नवीनीकरण की फीस के छूट के अंतर्गत 14 करोड़ 23 लाख की भरपाई सरकार द्वारा की जाएगी एवं रोड टैक्स में 3 माह की छूट के पश्चात 63 करोड़ 28 लाख रुपए की भरपाई राज्य सरकार करेगी। सर्व शिक्षा अभियान राष्ट्रीय शिक्षा अभियान के एकीकरण के बाद समग्र शिक्षा अभियान चलेगा, जहां पहले कुल 2677 पद थे, अब पदों की संख्या 1959 हो जाएगी। पर्यटन विभाग के अंतर्गत होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा को संरक्षण देने के लिए पानी पर लिए जाने वाले बिल जल मूल्य कर वृद्धि को 15% को 9% लिया जाएगा। इससे 1 करोड़ 87 लाख का व्यय भार राज्य सरकार पर होगा। श्रम सुधार के अंतर्गत उद्योगों की ओर से श्रमिकों को दिया जाने वाला मार्च माह का बोनस जो नवंबर 2020 में देना था, अब इसे 31 मार्च 2021 तक दिया जा सकता है। जो उद्योग फायदे में होंगे उन्हें 8.33% बोनस देना होगा। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश औद्योगिक विभाग अधिनियम 1947 के लिए कैबिनेट मंत्री हरक सिंह एवं मदन कौशिक की समिति बनाई गई। पर्यटन औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत ऑटो रिक्शा चालक इत्यादि को एक मुश्त 1000 रुपये खाते में दी जाएंगे। इससे 25 करोड़ का अधिभार राज्य सरकार पर पड़ेगा। वहीं वीरचंद सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना, दीनदयाल होम स्टे योजना में अप्रैल से जून तक ऋण ब्याज पर छूट दी गई। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की समिति की अवधि को 1 वर्ष का विस्तार दिया गया, जिस पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। आबकारी, होटल, रेस्टोरेंट, बार शुल्क में 3 माह की छूट दी गई। नवीनीकरण पंजीकरण शुल्क में 1 वर्ष की छूट दी गई। तो यही है कैबिनेट के 14 निर्णय, जिनकी जानकारी प्रशासकीय प्रवक्ता व काबीना मंत्री मदन कौशिक ने दी। तो आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में इन दिनों आसमान साफ है और पारा तेजी से बढ़ रहा है। मैदानों में झुलसाती गर्मी पड़ने लगी है, तो पहाड़ों में भी पारा चढ़ रहा है। प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकतम पारा सामान्य से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक बना हुआ है। अधिकतर पहाड़ी शहरों का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में पारे में और उछाल आने की संभावना है। और वहीं भारत और नेपाल में फंसे लोगों को अपने अपने देश जाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल गुरुवार को खोला गया। पुल खुलने पर 115 भारतीय 90 पशुओं के साथ भारत लौटे। इसी के साथ नेपाल के छांगरू और टिंगर के भारत के रास्ते माइग्रेशन करने वाले 151 ग्रामीण अपने 121 जानवरों के साथ भारत आए। ग्रामीण अब भारत के रास्ते अपने गांवों के लिए माइग्रेशन करेंगे। वहीं भारत में फंसे 225 नेपाली नागरिक नेपाल लौटे, जिसके बाद 3 बजे पुल बंद कर दिया गया। तो जी हाँ, ये गुरुवार को ये खबर है, पिथौरागढ़ में झूला पुल खोला गया। और वहीं दूसरी जगह समाज कल्याण विभाग में हुए करोड़ों के छात्रवृत्ति घपले में आरोपित समाज कल्याण विभाग के संयुक्त निदेशक गीता राम नौटियाल को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने तत्काल निलंबित करने के आदेश जारी किए। नौटियाल को 2 दिन पूर्व मंगलवार को ही शासन ने बहाल करने के साथ ही समाज कल्याण निदेशालय में तैनाती भी दी थी। इस संबंध में शासन ने आदेश भी जारी कर दिए थे। इस बहुचर्चित मामले में राज्य भर में अब तक 115 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, जबकि समाज कल्याण के आधा दर्जन अफसरों समेत 79 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। अभी भी SIT इस प्रकरण की जांच में जुटी है। और अगली खबर के अनुसार कुमाऊनी साहित्य के महानतम कवि स्वर्गीय शेरदा अनपढ़ को उनकी 8वीं पुण्यतिथि 20 मई पर याद किया गया। इस दौरान फेसबुक लाइव में जुड़कर साहित्यकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने विचारों व कविताओं के माध्यम से उनको श्रद्धांजलि दी। शेरदा के पुत्र आनंद बिष्ट व पुत्र वधू शर्मिष्ठा बिष्ट ने शेरदा को लेकर फेसबुक लाइव पुण्यतिथि का कार्यक्रम किया। पुत्र वधू शर्मिष्ठा ने शेरदा के गीत प्यारी गंगा रे मेरी बांको मेरा हिमाला गाकर उनको याद किया। जी हाँ, तो शेरदा अनपढ़ जो कि कुमाऊं साहित्य के महानतम कवि रहे, उनकी 8वीं पुण्यतिथि पर उनको याद किया गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगली खबर क्या कहती है, रोडवेज कर्मियों की सुरक्षा के आदेश। जी हाँ, तो लॉकडाउन में फंसे प्रवासियों को वापस लाने की ड्यूटी में लगे चालक परिचालकों की सेहत के साथ हो रही लापरवाही पर रोडवेज प्रबंधन ने सख्त रुख अपनाया है। महाप्रबंधन संचालन दीपक जैन ने स्टाफ की सुरक्षा को लेकर डिपो स्तर पर व्यवस्था करने के आदेश दिए हैं। पत्र में उन्होंने अब तक कुछ मामलों में सामने आई लापरवाही पर रोष भी जताया है। साथ ही कहा है कि बस संचालन के समय चालक परिचालक को आवश्यक रूप से मास्क पहनने, सैनिटाइजर उपलब्ध कराए जाने, यात्रा पूरी करने के उपरांत बस को सही प्रकार से सैनिटाइज करने, चालक परिचालक को
फेस शील्ड उपलब्ध कराने और चालक कैबिन में प्लास्टिक लगाए जाने के लिए निर्देश जारी किए हैं। जी हाँ, तो रोडवेज कर्मियों के लिए भी सुरक्षा के आदेश बहुत ज़रूरी है ये, क्योंकि यही वो लोग हैं जो हमारे जितने भी प्रवासी लोग हैं उनको बिल्कुल एकदम सुरक्षा के साथ उनको वापस अपने प्रदेश में ला रहे हैं। तो चलिए अगली खबर की तरफ हम लोग रुख करते हैं। महाराष्ट्र से पिथौरागढ़ के करीब 50 प्रवासी गुरुवार को 2 निजी बस में गोलाबार स्टेडियम पहुंचे। बस पहाड़ पर जाने से रोकने पर यात्रियों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। वहां मौजूद पुलिस कर्मियों ने यात्रियों को जैसे तैसे शांत कराकर रुद्रपुर भेजा। वहां से निजी बस की मदद से उनको संबंधित जिला मुख्यालय भेजा। जानकारी के मुताबिक गुरुवार को आए पिथौरागढ़ के 50 प्रवासियों ने वहां से 3 लाख रुपए में 2 निजी बस बुक करवाई थी। बस संचालक ने उनसे पिथौरागढ़ तक पहुंचाने का करार कर पैसा ले लिया था। जब वे हल्द्वानी पहुंचे तब बस चालक को पता चला कि पहाड़ में बड़ी बस संचालित नहीं होती है। इसके बाद उसने आगे बस ले जाने से मना कर दिया। इस पर यात्रियों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। बाद में पुलिस कर्मियों ने यात्रियों को शांत करा रुद्रपुर भेजा और वहां से निजी बस में उन्हें पिथौरागढ़ भेजा गया। तो जी हाँ, देखिए आप किस तरीके से प्रवासी अपने, चाहे वो महाराष्ट्र के हों या फिर देश के किसी भी कोने में हों, अलग अलग तरीकों से अपना सफर तय करके अपनी मंजिल तक पहुंच रहे हैं, अपने गांव पहुंच रहे हैं। तो चलिए अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव खुलबे की अदालत ने गुरुवार को हत्यारोपी की जमानत खारिज कर दी। अभियोजन पक्ष की ओर से डीजीसी सुशील वर्मा ने कोर्ट को बताया कि 5 मार्च 2020 को बनभूलपुरा थाने में परवेज खान ने दानिश खान पर केस दर्ज कराया। बताया कि उनका बेटा साजू 23 फरवरी से लापता था। उसकी गुमशुदगी 27 फरवरी 2020 को बनभूलपुरा थाने में दर्ज की गई थी। 3 मार्च 2020 को लमगड़ा अल्मोड़ा के पास पुत्र का शव बरामद मिला। शिकायत के मुताबिक दानिश अस्पताल का एम्बुलेंस चालक था। वह 23 फरवरी को हल्द्वानी से एक शव एम्बुलेंस में पिथौरागढ़ ले जाता, तब दानिश के साथ राजू भी गया था। रास्ते में दानिश और साजू, माफ कीजिएगा साजू है इसका नाम, राजू नहीं। रास्ते में दानिश और साजू में विवाद के बाद दानिश ने साजू को खाई में धक्का दिया और एम्बुलेंस लेके पिथौरागढ़ चला गया। गुरुवार को आरोपी की जमानत अर्जी पर जिला जज ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई की। डीजीसी ने इसका विरोध किया, जिसके बाद जिला जज ने जमानत अर्जी खारिज कर दी। जी हाँ, तो आप देख सकते हैं जिला कोर्ट ने 3 आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। तो चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। उसमें क्या हमारे लिए है, क्वारंटाइन के उल्लंघन की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि ग्राम प्रधान, आशा और आंगनबाड़ी कर्मियों की शिकायतों पर पुलिस प्रशासन तत्काल कार्रवाई करे। सीएम ने बुधवार को सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिलावार अधिकारियों के साथ कोरोना की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि गाँव में बनाए जा रहे क्वारंटीन सेंटरों की उचित साफ सफाई के लिए ग्राम स्वास्थ्य और स्वच्छता समितियों को एनएचएम से 5-5 हजार रुपए दिए जा रहे हैं। तो सीएम ने साफ किया कि ग्रामीण समाज का अहम अंग होने की वजह से प्रधानों की जिम्मेदारी दी गई है। इसका यह मतलब नहीं कि उन्हें अकेले यह काम देखना है। ग्राम स्तर के प्रशासनिक कर्मचारियों को उनके नेतृत्व में काम करना है। प्रधानों को जो भी व्यय होता है उसकी प्रतिपूर्ति प्राथमिकता से की जाएगी। जी हाँ, तो ये क्वारंटाइन उल्लंघन पर ग्राम प्रधान, आशा और आंगनबाड़ी कर्मियों की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई की बात कही है। इसमें बुधवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। और अगली खबर के अनुसार मुंबई से 1607 प्रवासियों को लेकर हरिद्वार पहुंची श्रमिक स्पेशल ट्रेन और छत्तीसगढ़ से आने वाली ट्रेन रद्द की गई। उत्तराखंड के प्रवासियों को लेकर मुंबई से श्रमिक स्पेशल ट्रेन बुधवार को देर रात को हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर पहुंची। यहां कुछ प्रवासियों को क्वारंटाइन कर बाकी को संबंधित जिलों के लिए भेज दिया गया। मुंबई से श्रमिक स्पेशल ट्रेन बुधवार को रात 12:55 पे 1607 प्रवासियों को लेकर पहुंची थी। यहीं करीब 469 लोगों को क्वारंटाइन किया गया। बाकी अन्य को थर्मल स्क्रीनिंग के बाद बसों में भेज दिया गया। जी हाँ, तो ये जो ट्रेन थी ये मुंबई से 1607 प्रवासियों को लेके गई थी। और दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ से प्रवासियों को लेकर गुरुवार को दोपहर श्रमिक स्पेशल ट्रेन पहुंचती थी। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक किन्हीं कारणों के चलते ट्रेन रद्द कर दी गई है। तो ये देखिए कहीं कहीं जगह पे ट्रेन रद्द भी हो जाती है। तो अगली खबर है, कोरोना पॉजिटिव युवक पर हत्या के प्रयास का मुकदमा
जी हाँ, तो ये बड़कोट तहसील के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने वाले युवक के खिलाफ तथ्य छुपाने एवं भ्रामक सूचना देने व संक्रमण कर लोगों की हत्या करने के आरोप में थाना कोतवाली उत्तरकाशी में आईपीसी की धारा 307 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। मुंबई से ऋषिकेश और ऋषिकेश से उत्तरकाशी आया बड़कोट तहसील का यह युवक सोमवार को कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, जिसे रिपोर्ट आने के बाद तत्काल ही बड़कोट क्वारंटाइन सेंटर में उत्तरकाशी आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया। मामले में उत्तरकाशी कोतवाली महादेव उनियाल ने बताया कि कोरोना पॉजिटिव पाया गया बड़कोट क्षेत्र का व्यक्ति प्रवीण सिंह 17 जुलाई को मुंबई से ऋषिकेश आया, जहां उसकी सैंपलिंग की गई। इसके बाद युवक ऋषिकेश में न रुककर सीधे बस में बैठकर उत्तरकाशी पहुंच गया, जहां एक दिन काली कमली धर्मशाला में रुका हुआ। अगले दिन वह गांव डखियात बड़कोट चला गया। सोमवार को उसकी सैंपल रिपोर्ट आई, जिस पर वह कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इसके बाद युवक की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की गई। उन्होंने बताया कि जब युवक ऋषिकेश से सैंपल देने के बाद उत्तरकाशी आया तो उसने सैंपल देने की बात छुपाई और अपना मोबाइल नंबर भी गलत बताया। उन्होंने कहा कि उक्त व्यक्ति के खिलाफ तथ्य छुपाने और भ्रामक सूचना देने, लोगों में कोरोना वायरस का खतरा फैलाकर उनकी हत्या किए जाने का प्रयास के आरोप में थाना कोतवाली उत्तरकाशी में मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं आगे की विविध कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। तो देखिए, आप लोग भी इस चीज़ का ध्यान रखिए, जितने भी प्रवासी अगर मुझे सुन रहे हैं तो जो किसी तरीके से अगर आप अपने प्रदेश में पहुंच जाते हैं तो किसी भी तरह के तथ्य ना छुपाए जाएं। प्रदेश सरकार का, स्वास्थ्य विभाग का पूर्ण रूप से आप लोग इसमें समर्थन करें। जी हाँ, तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि अम्फान तूफान को लेकर है। जी हाँ, ओडिशा और बंगाल के तटीय इलाकों पर टकरा चुके महा तूफान अम्फान के असर से उत्तराखंड भी अछूता नहीं रहेगा। इसके चलते प्रदेश में मानसून करीब एक हफ्ता देरी से 3 से 5 जुलाई तक आने की संभावना है। अगले 24 घंटों में पहाड़ों पर बौछारों तो मैदानों में बादलों के साथ तेज नम हवाएं चलेंगी। राज्य मौसम विज्ञान केंद्र ने भी अगले कुछ दिन में बारिश की संभावना जताई। अम्फान का सबसे अधिक असर ओडिशा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु पर होगा। बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश के साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी आंधी बारिश हो सकती है। तो ये देखिए, अम्फान तूफान जो इस समय ओडिशा और बंगाल के तटीय इलाकों में टकरा चुके हैं और वहाँ पर नुकसान कर रहा है, तो इसका असर उत्तराखंड पर भी पड़ेगा, जिसके चलते एक हफ्ता पीछे खिसक सकता है यहाँ का मानसून। तो ठीक है, अगली खबर की तरफ हम लोग रुख करते हैं। कोरोना वायरस की वजह से उपजे आर्थिक संकट से जूझ रहे पर्यटन और परिवहन सेक्टर को सरकार ने बड़ी राहत दे दी। राज्य के करीब 2 लाख कमर्शियल वाहनों का 3 महीने का मोटर व्हीकल टैक्स और 1 साल का परमिट टैक्स माफ किया जा रहा है, जबकि पर्यटन कारोबार से जुड़े करीब 2.5 लाख लोगों को सरकार आर्थिक सहायता के रूप में 1-1 हजार रुपये देगी। सरकार पर्यटन इकाइयों को पेयजल बार शुल्क में भी रियायत मिलेगी। गुरुवार को सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में कैबिनेट ने यह निर्णय लिया। कैबिनेट फैसले की जानकारी देते हुए सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि कोरोना लॉकडाउन की वजह से परिवहन और पर्यटन सेक्टर को काफी बड़ा नुकसान पहुंचा है, तो इसके चलते ही ये फैसले लिए गए। जी हाँ, तो पर्यटन और परिवहन सेक्टर के लिए सरकार ने बड़े फैसले लिए। और वहीं एक खबर आ रही है, जो फर्जी पास बनवाकर बरेली से स्मैक लाने के लिए 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। देहरादून की पटेल नगर पुलिस ने लॉकडाउन में दादी की मौत का फर्जी पास बनवाकर बरेली से स्मैक लाने वाले 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से 6 लाख रुपए की 120 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। जी हाँ, तो देखिए किस तरीके से लोग लॉकडाउन खुल रहा है तो उसका किस तरीके से गलत फायदा उठा रहे हैं और तस्करी में लग गए हैं। ये देखिए, तो अगली खबर मसूरी से है। राज्य आंदोलन के अग्रणी नेता स्वर्गीय हुकुम सिंह पवार के पुत्र और 2 सितंबर 1944 के झूलाघर गोलीकांड में तत्कालीन समय में राज्य आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाने वाले 58 वर्षीय वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र पवार का बीती रात हृदय गति रुकने से देहांत हो गया। उनका निधन का समाचार सुनते ही समूचा शहर शोक में डूब गया। तो देखिए, ये एक खबर राज्य आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र पवार के निधन पर है, मसूरी से आ रही है, जिस कारण से पूरा शहर शोक में डूब गया था। तो चलिए अगली खबर की तरफ हम लोग रुख करते हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए 469 वर्षों में पहली बार नहीं होगा एक ऐतिहासिक मेला। और कलजीखाल ब्लॉक का प्रसिद्ध खैरालिंग महादेव मंदिर में लगने वाला ऐतिहासिक मुंडनेश्वर मेला नहीं होगा।
469 वर्षों में पहली बार मेले के आयोजन को स्थगित किया गया है। मंदिर समिति ने कोरोना संक्रमण के फैलने के खतरे को देखते हुए यह निर्णय लिया। जी हाँ, वर्ष 1551 से लगातार प्रतिवर्ष खैरालिंग महादेव और काली मंदिर में 6 और 7 जून को भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। मेले में हजारों की तादाद में क्षेत्र के स्थानीय और प्रवासी श्रद्धालु एकत्र होते हैं। पूर्व मेले के दौरान बड़ी संख्या में मंदिरों में बलि चढ़ाई जाती थी, लेकिन कुछ वर्षों से यह बलि प्रथा भी बंद कर दी गई है। तो कोरोना संक्रमण को देखते हुए मंदिर समिति ने यह मेला स्थगित करने का निर्णय लिया है और जरूरी भी है। इस समय आने वाले 2, 4, 6 महीने तक इस तरह की कोई किसी भी धार्मिक या कोई किसी तरह के आयोजनों को इस समय बंद ही करना चाहिए। और वही खबर आ रही है हरिद्वार से। इन दिनों बाहरी राज्यों के लोग हरिद्वार के बल्ला स्टेडियम में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इसी क्रम में कानपुर की एक गर्भवती महिला 3 दिन से स्टेडियम में ही है। उसे भेजने का कोई इंतजाम नहीं है। महिला के पति ने अजीत कुमार ने मांग उठाई है कि जैसे उत्तराखंड सरकार अपने प्रदेश के लोगों को लाने का काम कर रही है, उसी तरह यूपी सरकार भी उन्हें लाने का काम करे। इन दिनों उत्तर प्रदेश के सैकड़ों लोग घर जाने के लिए बल्ला स्टेडियम व आसपास के इलाकों में डटे हैं। जी हाँ, तो ये खबर आ रही थी बल्ला स्टेडियम से। देखिए किस तरह की प्रवासियों की इस समय स्थिति बनी हुई है। कोई उत्तर प्रदेश जाना चाह रहा है तो कोई उत्तराखंड, कोई दूसरे राज्यों में, और हर कोई इसी तरह इंतजार में बैठा है कि कब उनके प्रदेश की सरकार उनको यहाँ से लेके जाएगी। तो स्थिति बहुत दयनीय है इस कोरोना काल में। क्या इस वायरस के कारण देखिए जनमानस कितना परेशान है, हर तरीके से जनमानस परेशान है। तो अगली खबर आ रही है कि देहरादून से 1 जून से चलेंगी ट्रेन। रेल मंत्रालय ने इन ट्रेनों को दी हरी झंडी। देहरादून से दिल्ली जनशताब्दी और दूसरी ट्रेन देहरादून से काठगोदाम जनशताब्दी एक्सप्रेस है। रेल मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आदेश के मुताबिक इन दोनों ट्रेनों का संचालन 1 जून से नियमित तौर पर शुरू हो जाएगा। ट्रेनों के संचालन को लेकर मंत्रालय ने हर संभव तैयारी के आदेश दे दिए। जी हाँ, तो अभी 1 जून से 2 और ट्रेनें देहरादून से चलेंगी, जो कि एक काठगोदाम के लिए और दूसरी दिल्ली के लिए है। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं कि प्रवासियों की आवाजाही शुरू होने के बाद कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में दून पुलिस ने मेगा क्वारंटाइन प्लान तैयार किया है। जिले भर के होटलों, हॉस्टल और धर्मशालाओं में 9000 कमरे चिन्हित किए गए। इनमें जरूरत पड़ने पर 15,000 लोगों को संस्थागत क्वारंटाइन किया जाएगा। यह प्लान खासकर प्रवासियों को लेकर तैयार किया गया है। बुधवार को नैनीताल हाई कोर्ट ने रेड जोन से आने वाले सभी प्रवासियों को संस्थागत क्वारंटाइन करने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर पुलिस और प्रशासन को इसकी तैयारी करने के भी निर्देश दे दिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हरियाणा के युवक ने गुरुवार को रुड़की की गंग नहर में छलांग लगा ली। युवक को डूबता देख आसपास के लोगों ने बचाने का प्रयास किया, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। सूचना मिलते ही पुलिस और जल पुलिस ने जवान मौके पर पहुंचे। उन्होंने सर्च अभियान चलाया, लेकिन सफलता नहीं मिली। पुलिस के अनुसार युवक की बाइक के पास सुसाइड नोट मिला, जिसने उसने पिता पर परेशान करने का आरोप भी लगाया। जी हाँ, तो देखिए किस किस स्थिति से में युवक गुजर रहे हैं। सहनशीलता बहुत कम हो गई है इस दरमियान युवकों में। और तो अगली खबर हरिद्वार से आ रही है। प्रेम प्रसंग में बाधा बनने लगा था प्रेमिका का पति, तो प्रेमी ने ऐसी दे दी दर्दनाक मौत। जी हाँ, हरिद्वार में पत्नी से प्रेम प्रसंग में बाधा बनने पर ही फैक्ट्री कर्मी अवधेश की हत्या की गई थी। बिहार में हत्या चढ़े आरोपी प्रेमी को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर सिडकुल पुलिस की पूछताछ में यह हकीकत सामने आई। हत्याकांड को अंजाम देने में मामा के सहयोगी रहे आरोपी भांजे की तलाश में पुलिस टीम अभी भी जुटी हुई है। आरोपी प्रेमी को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। तो ये खबर आपने हरिद्वार से आती प्रेम प्रसंग को लेकर। और अगली खबर के हिसाब से टिहरी में 2 दिन में मिले 7 संक्रमित केस। बाजार बंद, गांव कराए सैनिटाइज। जी हाँ, उत्तराखंड के टिहरी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण तेजी से पैर पसार रहा है। 2 दिन में जिले में 7 युवक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। कोरोना संक्रमण की तेजी से बढ़ रही रफ्तार से जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के हाथ पांव फूल गए हैं। ऋषिकेश से गांव पहुंचने तक युवाओं के संपर्क में कौन कौन लोग आए, सभी को ट्रेस कर पाना प्रशासन के लिए चुनौती बना हुआ है। कोरोना संक्रमण का तेजी से बढ़ रहा ग्राफ से लोग भी दहशत में हैं। तो इसी के चलते वहाँ के 2 दिनों में 7 संक्रमित लोग मिले हैं। बाजार भी बंद कराए गए हैं, गाँव को भी सैनिटाइज कराया जा रहा है। तो अगली खबर क्या कहती है। सरकार ने लॉकडाउन और कोरोना संकट के बीच 16 आईएएस और 6 पीसीएस अफसरों का तबादला किया और शासन ने शुक्रवार को आईएएस और पीसीएस अफसरों के तबादलों की सूची भी जारी
और नैनीताल जिला व सत्र न्यायाधीश और विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम राजीव कुमार खुल्बे ने फरार चल रहे NH-74 घोटाले के 2 आरोपियों के खिलाफ कुर्की के आदेश पारित किए। जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार शर्मा ने बताया कि NH-74 घोटाले के विवेचक और SIT के अपर पुलिस अधीक्षक स्वतंत्र कुमार सिंह ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश और विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम नैनीताल को पत्र दिया है। इसमें उन्होंने बताया कि उधम सिंह नगर जिले के बहुचर्चित NH घोटाले में अभियुक्त कुलजीत कौर पत्नी अमृतपाल सिंह निवासी बाजपुर और गगनदीप कौर पुत्री दलविंदर सिंह निवासी ग्राम बघेले वाला ITI उधम सिंह नगर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम समेत तमाम धाराओं में वांछित है। जी हाँ, तो इनके खिलाफ 13 मार्च 2020 को धारा 82 का वारंट जारी किया गया था, जिसकी तामील कराई गई, लेकिन अभियुक्तगण उक्त पते पर नहीं मिले। न्यायालय को बताया गया कि दोनों आरोपी फरार चल रहे हैं। गगनदीप कौर वर्तमान में कनाडा में और कुलजीत कौर अमेरिका में रह रही है। शर्मा ने बताया कि उक्त भूस्वामियों के अपनी अचल संपत्ति को खुर्द-बुर्द करने की संभावना है। जी हाँ, तो NH-74 घोटाले में फरार दोनों आरोपियों की कुर्की के आदेश दिए हैं। तो चलिए पढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। और अगली खबर आ रही है, प्रदेश के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में 1 सितंबर से प्रवेश शुरू होंगे। उत्तराखंड के विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में 1 सितंबर से एडमिशन शुरू हो जाएंगे। प्रमुख सचिव आनंद वर्धन की ओर से इस संबंध में समस्त कुलपतियों और उच्च शिक्षा निदेशक को आदेश जारी किए गए हैं। प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण की वजह से राज्य के समस्त विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र प्रभावित हुए हैं, जिससे सभी महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं छात्र छात्राओं में दुविधा की स्थिति बनी। उन्होंने कहा कि राज्य के समस्त महाविद्यालयों में 1 जुलाई 2020 से परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी और 1 महीने के भीतर इसे समाप्त किया जाएगा, जबकि 1 अगस्त 2020 से महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की क्लास शुरू हो जाएगी। वहीं 1 सितंबर से प्रवेश शुरू किए जाएंगे। प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा की ओर से यह भी कहा गया कि गर्मियों की छुट्टी के संबंध में निर्णय लेते हुए अलग से अवगत कराया जाएगा। तो यही थी गुरुवार की कुछ खास खबरें जिन्हें लेके हम आपके समक्ष आए थे। तो जल्दी ही मिलते हैं आपसे कुछ अन्य खबरों के साथ। इन खबरों को यहीं पे पूर्ण विराम देते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।